हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के पहला चैप्टर लेके आए हुए हैं। बच्चों, परमाणु क्या होता है? वह सूक्ष्म अविभाज्य कण जिन्हें दो भागों में ना बांटा जा सके उन्हें परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम आदि। अणु क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम अणु कहते हैं। जैसे H2Cl2, NaCl, CaO। उसके बाद बच्चों कुछ फार्मूला है ना, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। इसका फार्मूला होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। और इसके कुछ न्यूमेरिकल अभी हम आगे बताएंगे, जरा सा आप देख लीजिए। जैसे एक ऐसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं 20 कैल्शियम 40 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो आपको पता है बेटा, जो नीचे वाला होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक 20 दिया है। उसके बाद ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी होता है। द्रव्यमान संख्या आपको 40 दिया है, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है। इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक 20 है तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है। और जो प्रोटॉन होता है वो भी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो परमाणु क्रमांक 20 है तो प्रोटॉन भी आ गया। उसके बाद एक फार्मूला होता है बेटा एटॉमिक वेट, मतलब परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन। समझ गए बेटा फार्मूला क्या होता है? आइए आपको फार्मूला एक बार हम यहाँ लिख दे रहे हैं। परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन, ये होता है फार्मूला। तो परमाणु क्रमांक को किससे लिखे हैं हम? परमाणु भार को ए से लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक को जेड से और न्यूट्रॉन को एन से। तो यहाँ पर इसका मान पुट कर दिया गया 40 बराबर जेड का मान 20 और एन का मान ये है। तो बच्चों जब इस 20 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का मतलब होता है घटाना। जब जैसे हम घटाएंगे न्यूट्रॉनों की संख्या मेरी आ जाएगी 20। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। जैसे बेटा संभारिक क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, ठीक है, और परमाणु भार समान हो तो उन्हें आपस में समभारिक, तो उन्हें आपस में क्या समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18, परमाणु भार है 40। यहाँ देखिए परमाणु भार कितना है? 40। और 20 कैल्शियम, इसका परमाणु भार कितना है? 40। जब यहाँ पर भार समान होंगे तो उन्हें हम आपस में समभारिक कहेंगे। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही समस्थानिक के लिए क्या होता है? समस्थानिक में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उन्हें आपस में समस्थानिक कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए 1H1, देखिए यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक समान है। देखिए इससे हाइड्रोजन बोलेंगे, इसे ड्यूटेरियम बोलेंगे, इसे हम ट्राइटियम बोलेंगे, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं प्रोटोनियम। बेटा हाइड्रोजन के प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम भी कह सकते हैं। देखिए इनके परमाणु क्रमांक समान है तो ये आपस में समस्थानिक हुए। इनके भी परमाणु क्रमांक समान है तो समस्थानिक हुए। इनके भी परमाणु क्रमांक समान है तो ये आपस में समस्थानिक हुए। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। समन्यूट्रॉनिक, जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो लेकिन उसमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो उन्हें समन्यूट्रॉनिक कहते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 7N14 और CN13। अगर आप न्यूट्रॉन निकाले देखिएगा, तो अगर आप रफ कार है अलग से निकालना पड़ता है। अगर इसका न्यूट्रॉन आप निकालना चाहते हैं, किसका? नाइट्रोजन का, तो आप क्या करिए, भार से इसको घटा दीजिए। देखिए परमाणु भार से 7 घटाइए, 14 से 7 घटाएंगे आएगा 7। ठीक है, आइए इसका बताते हैं। 13 से 6 घटाइए आइए 7। देखिए यहाँ पर दोनों के न्यूट्रॉन कैसे हैं? समान। अगर दोनों के न्यूट्रॉन समान है तो ये क्या होगा? यह सम न्यूट्रॉनिक होगा बच्चों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बच्चों सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न हो लेकिन उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ये क्या है? जैसे ये क्या है? नियोन। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ देखिए बेटा, इसके ऊपर एक प्लस है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11। अब 11 में एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 10। जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अभी 11 थे, एक इसने दे दिया, अब इसके बाद बचे 10। एक देना मतलब एक माइनस हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम में बेटा 12 इलेक्ट्रॉन थे,
मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक बच्चों, ऐसे ही देखिए आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर माइनस का 2 चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस का होता है वो दो चार्ज होता है, ये ऑक्सीजन है, ये समझिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने? 8 हो, 2 माइनस का मतलब 2 लिए हैं, अगर 2 लेते हैं तो इसमें 2 जोड़ देते हैं, तो 8 2 10, तो इसमें सब में इलेक्ट्रॉन 10 आए, तो ये सब आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है बच्चों, नोट कर लो। अब बाहु का नियम क्या कहता है बच्चों? आइए पढ़ते हैं। अब बाहु का जो नियम है वो कहता है किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। तो नोट देखिए बेटा, उपकोष क्या होता है? SPDF, ये उपकोष होते हैं। इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, 2 से कम भर सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। और P उपकोष में बेटा अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और D उपकोष जो होता है, स्मॉल d होता है बेटा, और ये F होता है। तो इस D उपकोष में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और F में 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते। उसके बाद कोष होता है KLMN। तो इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? देखिए, K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, M में 18, N में 32, ऐसे चलता रहेगा। जैसे बेटा 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ऐसे आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ देंगे, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। उसके बाद एक छोड़ देंगे 3d, 4d, 5d, 6d, 7d। फिर एक छोड़ देंगे बेटा, क्या आएगा? 4f, 5f, 6f, 7f। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको एक तरीका बता दें हम, इसमें आपको चलना है। देखिए क्रम में, देखिए स्केल लीजिए, ये देखिए ये लाइन को ऐसे काटिए। देखिए क्यों? 4 5 6 7, देखिए एक काट दिया हमने, करिए 4, देखिए काट दिया। उसके बाद दूसरा इसी का पैरेलल एक लाइन और खींचिए, फिर ये पैरेलल में आप लाइन ऐसे काट दीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बाहु के नियम के बाद परिभाषा, आइए एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम लोग। अब ये समझिएगा, इस लाइन को तो हमने काट दिया। अब आपको पता है, अभी हमने आपको बताया था S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, याद रखिएगा। और P में 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। और इसमें कितना होगा? 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। और इसमें 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ चलना चालू करेंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे इसकी पूंछ से, इसकी नोक, इसकी पूंछ, इसकी नोक, इसकी पूंछ, इसकी नोक, इसकी पूंछ। ठीक बेटा, ऐसे हम मिलाते रहेंगे। जब मिला देंगे तो इसी रास्ते पे हम चलना स्टार्ट करेंगे। तो आइए धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले 1s पे चलेंगे तो आएगा 1s2 चला। इसके बाद चलने के बाद इस पे गए, देखिए कौन मिला हमें? 2s2। जो आप मिलता जाए वो आप लिखते जाइए। फिर बेटा यहाँ से वापस जाएंगे 2p6, क्या मिल रहा? देखिए 2p6। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे 3s2, 3s2। उसके बाद यहाँ के बाद फिर वापस जा रहे हैं 3p6। और फिर उसके बाद बेटा 4s2, फिर घूम के गए 3d10, समझिएगा बेटा। फिर उसके बाद 4p6, 4p, समझिएगा बेटा 4p6। फिर 5p6, देखिएगा 5p6 ना, यही तो आ रहा है। 3p6, 4p6, 5s2 है बेटा, ध्यान दो 5s2 है, देख लो 5s2 है ना। फिर घूम के गए, फिर उसके बाद क्या मिला हमको? जब 5s2 पर घूम 4d10 मिलेगा, और उसके बाद 5p6 मिलेगा, फिर उसके बाद 6s2 मिलेगा, फिर उसके बाद घूमते रहेंगे तो 4f14 मिलेगा, फिर चलेंगे 5d10 होगा, इसके बाद 6p6 होगा, उसके बाद 7s2 होगा, ऐसे डॉट 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 आता रहेगा। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तरीका है। आइए अब इसको, अगर ये ना हमको पता हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे उसका एक हम ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, ये ट्रिक आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको इतना याद करना पड़ेगा 1s2, 2s2,
2p6। आप इतना याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको सीखना है तो आपको इतना याद करना पड़ेगा। इतना याद कर लेंगे। अब जैसे 4s2 आ जाए, मेरी बात समझिएगा, तो आपको ये जोड़ना है 3d10। याद रखिएगा, जहाँ कहीं अभी हम इसमें कुछ ट्रिक करने जा रहे हैं। क्या 4s2 के बाद आपको ये ऐड करना है और 6s2 के बाद आपको ऐड करना है 4f14। ये 14 मतलब 14, 4f14। ये आप ट्रिक याद करिए, इसको आपको याद करना है। याद कर सकते हैं। चलिए इतना आपको और याद करना है। ये 2 स्टेप याद कर लिए, बस इतना तो याद कर सकते हैं, पूरा मत याद करिएगा। अब हम क्या करें, इनके जो नंबर है, जैसे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आएगा। जब यहाँ हम 2 की जगह पर इंक्रीज करेंगे, एक एक बढ़ाएंगे। अब यहाँ 2 है तो हम यहाँ 3 करेंगे, 3s2। अब यहाँ भी बढ़ाएंगे 3p6, बढ़ा दिया बेटा। अब इसमें भी एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, जब हम इसमें एक बढ़ाएंगे तो आएगा 4s2। बच्चों हमने क्या कहा था, 4s2 के बाद क्या आएगा, क्या जोड़ेंगे, देखो 3d10 जोड़ देंगे, ये हमने बताया था। उसके बाद हमने इसमें बढ़ाया, इसमें नहीं बढ़ाया, तो इसमें भी बढ़ाएंगे। जैसे एक यहाँ पर बढ़ाया 4s2 आया, तो इसमें भी बढ़ाएंगे, क्या आएगा 4p6। बेटा ये 3 का बन गया, समझ गए। आपको ये याद रखना है कि 4s2 के बाद 3d10 आता। देखिए 4s2 के बाद d आया था, इस वजह से बेटा हमने ट्रिक बनाया कि आप 4s2 के बाद 3d10 ऐड करेंगे। अब हम तीनों में एक एक बढ़ाएंगे। जैसे 4 है तो ये हो जाएगा 5s2, समझिएगा क्या हो गया 5s2। अब इसमें बढ़ाएंगे 4d10। अब इसमें बढ़ाएंगे 5, इसमें 4d10। अब एक इसमें बढ़ाएंगे तो 5p6। समझ गए, समझ गए बेटा, 5s2 है ये। तो हमने क्या किया, इन सब में एक एक बढ़ा दिया है। आइए अब तीनों में एक एक बढ़ाते हैं। जब तीनों में एक एक बढ़ाएंगे बताइए क्या आएगा, 6s2। ओ हो 6s2 के बाद हमने क्या कहा था जोड़ने के लिए, देखिए 4f14, 4f14 हमने इसमें बढ़ा दिया। आइए इसमें बढ़ाते हैं अब 5d10। अब हम इसमें बढ़ाएंगे 6p6। अब हम इन सब में एक एक बढ़ाएंगे। आइए बढ़ाते हैं 7s2, एक बढ़ाएंगे तो 5f14। इसमें एक बढ़ाएंगे 5 के बाद 6d10 और एक इसमें बढ़ाएंगे 7p6। देख लीजिए कितना आगे बढ़ चुके हैं, इससे कई गुना आगे आ गए। हमने देखिए इस सवाल को केवल यहीं तक बताया था, इसमें आगे तक आ गए हैं। तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल आप इतना ये याद रखिएगा और आप ये याद कर लीजिएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों चलिए आगे कुछ और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं। 1 से 50 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बनाने के लिए दे दिया, तो कैसे बनाएंगे। 1s2। अब इसके उस कोष में बदलेंगे तो पहले में कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये इलेक्ट्रॉन होता है, केवल 1 आप लिख देंगे। अब उसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा, दूसरे वाले में दूसरा परमाणु क्रमांक 2 है तो 1s2, तो इसमें 2 लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरे में 1s2 2s1। ये कैसा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तरीका जो हमने कहा था याद करने के लिए। तो 2s1 में तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 1 है। देखिए पहले नंबर में 2 है, दूसरे वाले में केवल 1 है, ऐसे समझिएगा। उसके बाद चौथा जिसका परमाणु क्रमांक 4 है उसका कैसे आप याद करेंगे, तो 1s2 2s2, तो 2 और 2 4 होता है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। 5 है तो 2 2 4 1 5, तो 1s2 2s2 ऊपर वाला जोड़ने पे जितना परमाणु क्रमांक हो उससे ज़्यादा ना हो, बराबर हो और ना कम हो, ठीक है। 2 2 4 1 5। तो आप देखिए पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में 2 है और दूसरे वाले में देखिए नंबर देखिए 2 है, 2 2 है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जुड़ के लिखेंगे, ठीक है। जब ये सेम हुआ करे इसका मतलब कोस इसका सेम है, तो नंबर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 का 1s2 2s2 2p6, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे में 2 है, दूसरे में 2 है, तो दूसरे वाले कोष में हम 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ के लिख देंगे। इनको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये पहले कोष में, ठीक है। अब देखिए 7वां 2 2 4 6 2 2 4 3 7, तो देखिए परमाणु क्रमांक 7 है, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे वाले में 2 है और दूसरे वाले में 3 है, तो दूसरे वाले में 5 हो गए, ठीक है। और 8वें नंबर में देखिए पहले में 2 हैं, दूसरे में 2 हैं और दूसरे में 4 है, तो 2 4 6 हो गए हैं, तो गिनिए आप इलेक्ट्रॉन 6 2 8, तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे बनता है। उसके बाद देखिए 9 नंबर का 1s2 2s2 2p5, 5 क्यों कर दिया, क्योंकि हमें 9 जोड़ना हो जोड़ने पे 9 आए, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2 और दूसरे में 5, तो 7 हो गया। अब देखिए 10वें कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 8 है, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर में देखिए
1s2 2s2 2p6 3s2। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे में 8 है बेटा। क्या है 8। बहुत बच्चे कहते हैं सर आप 11 तो यहाँ आप 7 कर दीजिए। तो 7 4 7 4 11 हो जाएगा। तो बच्चों आपको बता दो जो पी होता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 से कम रह सकता है लेकिन अधिकतम नहीं हो सकता। तो अगले कोर्स में हमें जाना पड़ेगा। तो 3s1 आ जाएगा। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हुआ और तीसरे नंबर पे 1 है। तो यहाँ तीसरा भी हमें अब स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे 12वां नंबर सवाल आप देखिए। 12वें परमाणु क्रमांक 12 जिसका हो तो 12 इलेक्ट्रॉन इसमें आपको भरना है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में ये भी दूसरे में 6 8 हो गए और तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे आप देखिए 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सिखाया था उसी के अनुसार हम चलेंगे। ठीक है। 12 और 13 नंबर में देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब इनको सम करेंगे तो 13 ही हो। 2 2 4 6 10 2 12 1 13। आइए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे वाले सेल में 8 हैं, तीसरे में 2 है, तीसरे में एक और मतलब तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए नंबर वाले इनको ऐड करते हैं। इसके बाद 14 परमाणु क्रमांक वाले का क्या कह रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप यहाँ पर देखिए पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 4 है। ऐसे आप इसमें देखिए 15 में 2 2 4 6 10 2 12 3 15। तो देखिएगा ना 12 3 15 तो ये कटा हुआ है, इसको मत ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 5 है। ठीक है। इसके बाद 16 नंबर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 होगा इस बार। क्यों होगा क्योंकि 16 होना चाहिए। सो ऐड करने 2 2 4 6 10 2 12 12 4 16। आइए देखते हैं पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 6 हैं। आइए 17 नंबर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 8 7। देखिए तीसरे में 7 है, 5 2 7। तो देखिए पहले में जो उनके इलेक्ट्रॉन को जोड़ के लिख दो, दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन जोड़ के लिख दो, तीसरे में जो उनके इलेक्ट्रॉन जोड़ के लिख दो तो वो कोष में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं 18 का। तो 18 ऊपर जोड़ने में 18 आना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। हमने कहा था इतना याद करके एक एक इंक्रीज कर लेना। वो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान आपको याद करना है, चाहे आप अब्बाऊ के नियम के अनुसार याद करें चाहे हमारे ट्रिक के अनुसार याद करें, दोनों में सेम ही आएगा। अब हम क्या करेंगे इसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में दूसरा ए भी तो 6 2 8 हो जाएगा। तीसरे में कितने हैं 2 और 6 8 हो गया। और आइए 19 नंबर में आते हैं। 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बच्चों पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में भी 6 8 हैं, दूसरा ए भी है, दूसरा भी और कहीं दूसरा तो है नहीं। चलिए नहीं है। तीसरा गिनिए, तीसरे में 2, तीसरे में 6 तो 8 हो गया। चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन है। आइए इसमें देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 6 हैं, 6 2 8 हैं और तीसरे में 8 हैं और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए बच्चों 21 नंबर सवाल। पहले में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 8 हैं, चौथे में तीसरे में 8 नहीं है, तीसरा में देखिए 2, तीसरे में ये भी तो है 1 इलेक्ट्रॉन और। तो तीसरे में 9 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं बच्चों 9 इलेक्ट्रॉन है। और चौथे में 2 है। तो गिनिए इनके इलेक्ट्रॉन की 21 हो रहा है। 2 8 10 10 और 11 21 हो जाएंगे। अब इसकी 22 वाले में देखिए बेटा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 होगा। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे नंबर में तीसरा ए भी है, तीसरा तो ए भी है तो इनके इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। तो 2 6 8 2 10 और चौथे में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अब्बाऊ के नियम के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। इसके बाद देखिए 23 नंबर सवाल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे 2,
8 कॉमा, देखिए नंबर गिनिएगा, पहले में 2 है, दूसरे में 6 2 8 है, तीसरा है भी तो 6 2 8 3 11 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उसके बाद इसमें देखिए बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। बेटा यहाँ 2 क्यों नहीं है आपको पता है? इसलिए यहाँ 2 नहीं है। आइए हम आपको इसको समझाते हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्ट। जो 24 होता क्रोमियम और एक होता 29 कॉपर, समझिएगा ये थोड़े से अपवाद में चले जाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी कमी ये होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें इनका ऐसे बनाना, अब बाहो के नियम के अनुसार बनाया तो ऐसे बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आना चाहिए, लेकिन ऐसा गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है इसका सही आइए हम आपको बनाते हैं, और रीजन के साथ बताएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ 4s1 हो जाएगा, यहाँ पर d5 हो जाएगा। सबको जोड़ोगे तो इसको भी जोड़ने पे 24 आएगा, इसको भी जब इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो 24 आएगा। लेकिन ये क्यों गलत हो जाता है, ये क्यों सही हो जाता है, उसका रीज़न ये है कि डी कोष जो होता है बेटा, क्या डी जो कोष होता है समझिएगा, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने 1 2 3 और ये 2 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे, ध्यान दीजिएगा 3d4 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करें 1 2 3 4, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली है। तो ये क्या होता है समझिएगा, स्थायी होना चाहता है। क्या होना चाहिए, स्थायी होने के लिए इसके अर्धपूर्ण होना जरूरी है। अगर सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो अर्धपूर्ण होगा, और सब में डबल डबल है तो पूर्ण होगा। तो याद रखिएगा अर्धपूर्ण या पूर्ण होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो एक ले लेता है, ऐसे मांग लेता है भाई हमको दे दो जल्दी से मैं तड़प रहा हूँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये फुल हो जाता है। अब समझिएगा ऐसे जैसे हम इस पर क्या करते हैं, इसको छोड़ के हम 3d5 करते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है इसके लिए, समझिएगा। तो 3d5 आता है, ये फुल हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हाल्फ फुल होता है, हाल्फ फुल। तो इसका मतलब होता है अर्धपूर्ण होता है, ये बेटा अर्धपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, जब ये अर्धपूर्ण हो जाता है तो ये क्या होता है, स्थायी हो जाता है। क्या होता है, स्थायी, स्टेबल हो जाता है। इस वजह से ये 3d5 कर लेता है, ठीक है। चलिए ऐसे क्रोमियम भी होता है, इसका जब बनाओगे तो लास्ट में आएगा 3d9 होता है। क्या होता है, 9 आता है, लेकिन हम गलत करके इसमें भी एक कर लेते हैं, जैसे इसमें 4s2 आया था, ठीक लास्ट में ये आएगा तो हम क्या करेंगे, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो यहाँ 4s1 कर देंगे, एक इसको दे देंगे, यहाँ 10, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे इसमें क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो डबल डबल ऐसे ऐसे भर देंगे तो वह इसका बन जाएगा। आइए उसका भी बता देते हैं। जैसे अगर हम 3d9 का भरें, किसका बेटा, 9 का, तो कैसे भरेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए पूर्ण होने के लिए एक डिब्बा खाली रह गया, तो इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जैसे लेता है तो 3d10 हो जाता है, तो ये वाला हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 10 होता है, ये भी स्थायी हो जाता है, ठीक बच्चों। इसी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 2 अगर अपूर्ण होते हैं तो नहीं लेते हैं, लेकिन जब एक रह जाता है वो ले लेते हैं स्थायी होने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए ऐसे ही बाकी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आप बना लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख लें, वीडियो कर रोक कर नोट कर लें। ये सब इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 50 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने अपने बच्चों को दिया था बनाने के लिए। तो आगे देखते हैं। आगे ये है प्रकाश की दैतीय प्रकृति क्या होती है बच्चों, पर आपको पता होनी चाहिए प्रकाश की दैतीय प्रकृति। प्रकाश में निम्नलिखित 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं जिनके कारण इन्हें प्रकाश की दैतीय प्रकृति कहते हैं। पहला गुण क्या है, यह तरंग की तरह व्यवहार करता है और यह कण की तरह भी व्यवहार कर सकता है, इसी वजह से हमने प्रकाश की दैतीय प्रकृति कहते हैं। प्रकृति द्वैतीय प्रकृति क्या होती है, समस्त सूक्ष्म द्रव्य कण जब गति की अवस्था में होते हैं तब यह तरंग का गुण प्रदर्शित करते हैं, समझिएगा, तब यह तरंग का गुण भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये क्या कण है, देखिए कण है तो तरंग का गुण भी प्रदर्शित कर रहा है, इसी वजह से इसमें दोनों गुण हो रहा है, इसी वजह से हम द्रव्य की दैतीय प्रकृति भी कहते हैं। आगे देखिए डी ब्रोगली का समीकरण क्या होता है बच्चों। डी ब्रोगली का जो समीकरण होता है उसका आइए निगमन देखते हैं।
तो डी ब्रॉगली के समीकरण का निगमन कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे आइंस्टाइन का ऊर्जा समीकरण, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। उसके बाद लिखेंगे प्लांक का ऊर्जा समीकरण, प्लांक का ऊर्जा समीकरण क्या होता है? ई बराबर एच न्यू, न्यू है बच्चों ये। उसके बाद समीकरण 1 2 को बराबर कर लो। जब दोनों को हम बराबर करेंगे तो एम सी स्क्वायर स्मॉल एम बच्चों, इसको स्मॉल एम आप बनाइएगा, ठीक है। तो हो जाएगा एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू, न्यू होता है बेटा, ठीक है ये। तो ये फार्मूला होता है। उसके बाद एक फार्मूला होता है न्यू बराबर सी बटे लेमडा। सी क्या है? प्रकाश की चाल, और लेमडा क्या? तरंग दैर्घ्य, और ये क्या? फ्रिक्वेंसी, जिसे आवृत्ति बोलते हैं, इसे वेवलेंथ बोलते हैं, इसे आप स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप याद कर लीजिएगा बच्चों। इसके बाद हमने क्या किया? न्यू की वैल्यू रख दिया। न्यू बराबर क्या है? सी अपॉन लेमडा। तो न्यू को लिख दिया सी अपॉन लेमडा। तो एक सी से ये पावर कट जाएगी, जो पावर एक कट जाएगी, तो आएगा एम सी बटे एच अपॉन लेमडा। लेमडा को इधर भेज दिया, एम सी को नीचे लगा दिया। फिर समझिए, लेमडा को इधर भेज दिया, एम सी को नीचे लगा दिया। तो मेरा आ गया लेमडा बराबर एच अपॉन सी। आपको पता है सी वी के बराबर होता है, क्योंकि जो बेटा कण है उसमें प्रकाश का गुण हो सकता है, तो दोनों कंडीशन में इनके वेग बराबर हो सकते हैं। तो हमने क्या किया? सी को वी लिख दिया। तो मेरा फार्मूला हो गया एच ए लेमडा बराबर एच अपॉन एम बी। तो आपको पता है पी बराबर लिखते हैं एम बी, इसको लिखते हैं संवेग, मोमेंटम। तो ये संवेग होता है, संवेग को लिख सकते हैं पी। तो मेरा एक फार्मूला बन गया क्या? एच लेमडा बराबर एच अपॉन पी। बच्चों ये क्या है? ये डी ब्रॉगली समीकरण है, आप इसे याद कर लीजिए और या सॉल्व कर लीजिए। जो तरंग और कण में अंतर के लिए क्या करेंगे हम? तरंग और कण में अंतर, तरंग और कण बेटा, तरंग में क्या क्या? तरंग एक तरंग अंतरिक्ष में फैली हुई अस्थायीकृत होती है। एक कण की अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थिति होती है जो स्थायीकृत होती है। बेटा ये अस्थायी होती है या स्थायीकृत होती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है एक ही क्षेत्र में दो तरंगें व्यतिकरण कर सकती हैं और परिमाणी तरंग बड़ी या छोटी हो सकती हैं। कण क्या है? एक ही क्षेत्र में दो दो कणों का व्यतिकरण संभव नहीं होता है, ये अंतर है इसमें। तीसरा पॉइंट इसका देखिए बच्चों, अंतरिक्ष में एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक उपस्थित हो सकती हैं। एक कण द्वारा ग्रहण स्थान दूसरे कण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या है बेटा? इसके तरंगों को गिना नहीं जा सकता है, कणों को गिना जा सकता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसके बाद क्या? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है? इसकी परिभाषा ये पढ़ते हैं। जब किसी सूक्ष्म मूल कण के वेग को निश्चित करते हैं तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता हो जाती है, जब उसके स्थिति को निश्चित करते हैं तो उसकी वेग में अनिश्चितता हो जाती है। इसी अनिश्चितता के सिद्धांत को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। समझ में आया? डिफिनेशन आप नोट कर लें वीडियो को रोककर। यदि आप न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री कुमार मित्तल के बुक से, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट के न्यूमेरिकल को चॉइस करके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ आपको C1 से लेकर लास्ट पार्ट तक के सभी वीडियो के लिंक दिए गए हैं न्यूमेरिकल के। चलिए इसके बाद इसी के हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का एक और डिफिनेशन है, किसी सूक्ष्म मूल कण के वेग और स्थिति को एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं होता है। तो ये आसान है लेकिन है बड़ा, ये छोटा है ये भी ठीक है, जो आपका मन हो वो आप इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे कुछ फार्मूला देखते हैं। आगे का फार्मूला जो इसी वाले हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांति का है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन, बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब इसके बराबर भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, एच अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। और पी बराबर एम बी होता है। तो बच्चों जब पी बराबर एम बी होता है तो डेल्टा पी की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो एम डेल्टा वी होगा, ठीक है। बहुत बच्चे कैसे सर आप डेल्टा एम के साथ क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि बेटा द्रव्यमान बदला नहीं जा सकता है, एक ही पार्टिकल के लिए वेग को बदला जा सकता है, तो जिसमें हम बदल सकते हैं उसमें हम डेल्टा लगाते हैं। अब यहाँ पर आप समझिए डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा वी क्या है? वेग में अनिश्चितता, डेल्टा पी क्या है? संवेग में अनिश्चितता, और एम क्या है? कण का द्रव्यमान, एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू जूल सेकेंड होती है, जूल सेकेंड पर नहीं है बेटा, जूल सेकेंड उसकी यूनिट होती है। 6.67 इंटू 10⁻⁻24 34, ठीक, याद कर लीजिए।
चलिए बच्चों, हुंड का नियम क्या होता है। हुंड ने कहा था किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते हैं जब तक वह अयुग्मित ना हो जाए। अयुग्मित होता है बच्चों, इस लड़की ने गलत कर दिया, अयुग्मित ना हो जाए। फिर समझो, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं हो सकते जब तक वह अयुग्मित ना हो जाएं। तो बच्चों, युग्मित क्या होते हैं, अयुग्मित क्या होते हैं, देखिए हम आपको बता दें। जैसे कोई कक्षक है पी के लिए बेटा, ठीक है, अगर इसमें आपने D5 3 P 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला दूसरा तीसरा ये 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है। आप ये समझिएगा, इसको हम अयुग्मित कहेंगे प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि सब सिंगल है तो अयुग्मित है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखिए अयुग्मित हो गया, अब इसमें आपने 2 और भर दिया तो 5 हो गए। तो अब ये क्या बन रहा है, ये युग्मित है, युग्मित है और ये अयुग्मित है। तो हुंड ने कहा था ऐसे इलेक्ट्रॉन भरो। बहुत बच्चे अगर ऐसे भरेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे ये देखिए, आप इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरना चाहते हैं तो क्या, बहुत बच्चे कैसे, सर 2 इसमें भर दो, 2 इसमें भर दो। तो इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन भरोगे तो गलत हो जाएगा। पहले आपको कैसे भरना है, एक एक करके भरना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखने में तो ये भी सही है, देखने में अगर यहाँ उल्टा भर देंगे तो गलत हो जाएगा, या वो सीधा भर देंगे फिर भी गलत हो जाएगा। जैसे 3P3 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप इसमें पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3P3 है तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक ऐसे 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 ना। बहुत बच्चे ऐसे भर देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें भर दिए, एक इसमें, तो गलत हो जाएगा। हुंड ने कहा था पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर जो के बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसको दोबारा डायरेक्शन बदल के भर सकते हो, ठीक है। बेटा, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति के बारे में जो संख्या जानकारी देती है उन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है बच्चों। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे, n से। किससे बच्चों, n से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। बच्चों, मुख्य क्वांटम संख्या, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसे n से, वह क्वांटम संख्या जो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के नाभिक से दूरी, मुख्य ऊर्जा, दूरी कॉमा मुख्य ऊर्जा तथा आकार की जानकारी देती है, उन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए बच्चों, ये एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में n बराबर नंबर होते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, किसे किसे, n को 1 को k से प्रदर्शित करते हैं, 2 को l से, तीसरे कोष को m से, चौथे कोष को n से और पांचवें कोड को o से। देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पांचवें कोषों को इससे हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे समझिएगा, ये नाभिक है, ये पहला कोष है, तो पहला कोष बेटा n बराबर 1 होगा तो इसे हम k से लिख सकते हैं। दूसरा बेटा n बराबर 2 होगा जिसे हम L से लिख सकते हैं। किससे, L से। और तीसरा n बराबर 3 है जिसे हम m से लिख सकते हैं। और तीसरे चौथे कोष को हम n से लिख सकते हैं क्योंकि n बराबर 4 है। तो कोषों की जो आपको पता है कि जो कोष होते हैं K L M N O, इनको इनके लिए n की वैल्यू होती है, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4, O के लिए 5, ये वैल्यू होती है। इसको आप नोट कर लें। द्विघ्वंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, इसे L से लिखते हैं। वह क्वांटम संख्या जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों की आकृति, कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें द्विघ्वंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों, L का मान n के मान पर निर्भर करता है, अर्थात L का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, n बराबर 1 होगा तो l का मान भी 1 होगा, n का मान 2 होगा तो l का मान 0 1, देखिए जोड़ने पर 2 होना चाहिए। l का मान अगर 3 हुआ तो l के 3 मान होंगे, 0 1 2 होंगे। n बराबर 4 हुए तो l के भी 4 मान होंगे। देखिए 1 2 3 4 मान है, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होती है और n-1 तक होती है। देखिए ऊपर हमने बताया n-1 मतलब 1 कम होना चाहिए इससे। अगर यहाँ 5 है तो 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे, क्योंकि 0 को भी काउंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसके बाद नोट्स आप याद करिए। L बराबर 0 1 2 3 के लिए देखिए, अगर L 0 है तो S उपकोष होगा,
अगर एल का मान 1 है तो पी उपकोष होगा, और एल का मान 2 है तो डी उपकोष होगा, और एल का मान 3 है तो एफ उपकोष होगा। ये आप याद करिएगा। उसके बाद इसकी आकृतियों के बारे में आपको बता देते हैं। जो एस की आकृति होती है गोलाकार, पी का डंबलकार, डी का द्विडंबलकार और एफ का जटिल होता है। तो आकृति अगर देखें तो गोलाकार, डंबल, द्विडंबर, कोई आकृति नहीं, जटिल माने कोई आकृति नहीं होती है। चलिए बच्चों, तीसरे क्वांटम संख्या की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वांटम संख्या क्या कह रहा है, आइए इसको पढ़ते हैं। तीसरा क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं। वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास बोले कक्षकों की संख्या की जानकारी देती है उन्हें चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इन्हें m से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। m का मान l के मान पर निर्भर करता है, अर्थात m का मान -l से लेके +l तक होता है। अब यहाँ पर देखिए m के कुल मान के लिए जो m का फार्मूला होता है 2l+1 होता है, या m बराबर n² होता है। बच्चों ये n है, थोड़े कानपुरिया स्टाइल में लिखा गया है n। ठीक बेटा, ऐसे लग रहा होगा ना, n है बेटा, ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोषों की संख्या यहाँ पर होती है, तो इसको m बराबर n² भी लिख सकते हो, वही चीज़ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल, अगर l बराबर 0 तो m के मान होता है, l बराबर 1 है तो m के बेटा मान क्या होंगे, m के मान बताइए। l बराबर 0 तो m के 0 मान होंगे, l बराबर 1 होंगे तो इसके मान बेटा -l से +l तक होते हैं। ये हमने भाषा में लिखवाया था, m की जो वैल्यू होती है -l से लेके +l तक होती है। तो 0 है तो 0 होगा, l है, l के बाद बेटा -1 से लेके +1 तो -1 0 +1। l बराबर 2 हो गए तो आपके मान होंगे -2 -1 0 +1 +2। l बराबर 3 होगा तो m के मान -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ऐसे आइए इसको हम बनाते हैं। जैसे l बराबर 2 है तो m के मान बेटा ये होगा, देखिए तो ये कक्षक बनाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे बनेगा। तो -2 -1 0 +1 +2। आपको पता है इस कक्षक को dxy से लिखते हैं, इसको dyz, इसको dz², इसको dzx और इसको dx² -y² से लिखते हैं। उसके बाद l बराबर 1 है तो m बराबर -1 0 +1। तो पहले इसको px से, इसको py से, pz, इसमें 3 कक्षक होते हैं तो x y z से प्रदर्शित करते हैं। p उपकोष है बेटा, ये क्या है, p उपकोष के लिए, और ये बेटा d उपकोष के लिए है, d उपकोष। ठीक है, ये आप नोट कर लो। चौथे क्वांटम संख्या की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। इसे s से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। इसकी परिभाषा क्या है, वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉनों के अपने अक्ष पर चक्रण की दिशा की जानकारी देती है उन्हें चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे s से प्रदर्शित करते हैं। बेटा एग्जाम्पल देखिए, s के 2 मान हो सकते हैं, या तो s का मान जो हो सकता है वो होता है +1/2 जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर होगा, और s का मान -1/2 होगा जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे होगी। तो इसे स्पिन अप बोलते हैं और इसे स्पिन डाउन भी बोलते हैं। चलिए बच्चों, आगे की कुछ परिभाषा हम देखते हैं, जिसका नाम है पाउली का नियम। पाउली ने क्या क्या कहा था, किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या के मान बराबर कभी भी बराबर नहीं हो सकते। बेटा क्या, मान कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। यदि n l m के मान समान हो जाएं तो s के मान कभी भी समान नहीं होंगे। ऐसा किसने कहा था, पाउली ने कहा था। आइए इसके उदाहरण को हम देखते हैं। जैसे बेटा हम मेरे पास एक एग्जांपल है 3s2। तो बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक को हम लिख सकते हैं 3s1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा 3s2। क्या होंगे बेटा, 3s1 3s2। आइए पहले 3s1 के लिए क्वांटम संख्या निकालते हैं चारों। तो देखिए बेटा ये n होता है, n बराबर 3 हो गया। उसके लिए हमने एक आपको ट्रिक बताई थी l के लिए, 1 0 1 2 3। तो S P D F ये आप याद कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए मेरे पास 4 क्वांटम संख्या होता है, एक N L M और S, ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, आपको पता है। तो बेटा सबसे पहले इसमें S है तो S के लिए बेटा L का मान क्या होता है 0, और M बेटा M के S ब्लॉक है ना, S ब्लॉक के लिए बेटा m का मान 1 ही डिब्बा बनेगा। तो m बराबर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उस पर 1 0 होगा, क्योंकि मैं l का मान जब 0 होता तो m का मान भी 0 होता, हमने ऊपर बता दिया है क्वांटम संख्या में अभी। ठीक है, तो यहाँ m का मान भी 0 आएगा, लेकिन s डायरेक्शन अगर ऊपर है
तो एस का मान क्या होगा, प्लस का 1/2 होगा। आइए इसके लिए देखते हैं, इसमें बेटा भी यही होगा। एन बराबर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, एन बराबर 3 होगा, एल बराबर 0 होगा, एम बराबर भी 0 होगा, क्योंकि बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो एम बराबर 0 आएगा। अब इसमें देखिए एस का मान, आखिरी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे है तो बेटा माइनस का 1/2 होगा। देखिए कह रहे हैं ये कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, लेकिन अगर होंगे भी तो मैक्सिमम 3 के मान समान हो सकते हैं, लेकिन चौथे का मान कभी भी समान नहीं होगा। बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों, n प्लस एल का नियम क्या होता है। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन n प्लस एल के नियम के अनुसार भरे जाते हैं, जिनके लिए n प्लस एल का मान कम होता है और वे पहले भरे जाते हैं। यदि n प्लस एल के मान समान हो जाएं तो जिसके लिए n का मान कम होता है वो पहले भरा जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको 3p और 3s में पहले कौन प्रवेश करेगा, पहले कौन सा कक्षक आता है, तो आप पहले n प्लस एल का नियम निकालेंगे। देखिए बेटा ये n होता है, n का मान 3, s के लिए बेटा, s के लिए l का मान हमेशा 0 होगा। देखिए P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए तो L है, L का मान S के लिए 0 होगा तो 0, 3 1 4 हो गया, तो यहाँ n प्लस एल का मान 3 और 0 3 होता है। आइए P के लिए देखते हैं बेटा, 3p के लिए n प्लस एल का मान निकालेंगे, n का मान 3 होगा और p का मान 1 होगा, तो n प्लस एल का मान क्या हो गया, 4 हो गया। समझिएगा n प्लस एल का मान 4 आ गया जोड़ने पे। तो कम किसके लिए, इसके लिए, तो पहले 3s कक्षक प्रवेश करेगा। देख लीजिए 3s के लिए n प्लस एल का मान कम है, इसलिए 3s पहले प्रवेश करेगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 3p, 3d में पहले कौन प्रवेश करेगा। 3p के लिए n प्लस एल, तो बेटा n का मान 3 है, p के लिए l का मान 1 है, तो 1 रख दिया, 3 1 4 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। समझिएगा। और 3d10 के लिए देखो n प्लस एल, तो यहाँ पर जब मान निकालेंगे इनका तो 3 2 5, 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये कम है, देखिए तो 3p के लिए कम है और 3d के लिए ज़्यादा, तो पहले कौन प्रवेश करेगा। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3p के लिए n प्लस एल का मान कम है, इसलिए 3p पहले प्रवेश करेगा। एग्जाम्पल तीसरा, 3p और 4s में पहले कौन प्रवेश करेगा। तो आप 3p के लिए पहले n प्लस एल का मान निकालेंगे, तो n का मान 3 होता है, p के लिए 1 होता है। हमने आपको बताया था l बराबर लिखो 0 1 2 3, तो s p d f, तो s के लिए 0, p के लिए 1 ना, तो p के लिए 1 है, 3 1 4 आ गया। और 4s के लिए भी देखा जाए तो n का मान 4 है, l का मान 0 होता है s के लिए, तो 4 आ गया। जब दोनों में बराबर हो जाए n प्लस एल का मान, तो जिसके लिए n का मान कम होगा वो पहले प्रवेश करेगा। देखिए इसमें n का मान 3 है, इसमें n का मान 4 है, तो पहले ये प्रवेश करेगा, क्योंकि 3 है इसमें 4 है, तो पहले 3p प्रवेश करेगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर n प्लस एल के मान समान है, इसलिए 3p के लिए n का मान कम है, 3p के लिए n का मान कम है, इसलिए 3p पहले प्रवेश करेगा। आइए बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण का कुछ फार्मूला हम आपको बताते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला होता है रूट के अंदर n, ब्रैकेट में n+2, n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद बच्चों कक्षक क्या होते हैं, आइए कक्षक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है उन्हें हम कक्षक कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आइए कुछ फार्मूला हम और आपको बता दें। चक्रण क्वांटम संख्या के लिए कुल मान का कुछ फार्मूला होता है जो आगे छूट गया था। s बराबर 2m, s बराबर 2, 2l+1 और s बराबर 2n² होगा। ये चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है बेटा, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब ये क्या है, l द्विघांसी क्वांटम संख्या, n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। बच्चों नोट कर लो। आइए बच्चों आगे हम कुछ आगे चलते हैं। कैथोड की खोज कैसे हुई बच्चों, आइए समझते हैं। कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्रेकल ने सन 1859 में की थी। इसका विस्तृत अध्ययन जे टॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में किया था। जे टॉमसन ने विद्युत विसर्जन नलिका उच्च विभवांतर लगभग
1000 से 3000 वोल्ट और उच्च ताप पर निम्न दाब लगाया, जिससे कैथोड किरणों की समान सामने की ओर कांच में चमक उत्पन्न हुई। यह किरणें कैथोड से निकलकर अदृश्य हो गईं। इन्हीं किरणों को कैथोड किरण कहते हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। उसके बाद बच्चों कैथोड किरणों के गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं कैथोड किरणों के गुण क्या होते हैं। ये किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर सरल रेखा में गति करती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये किरणें कैथोड किरणें मतलब यह किरणें बोलो या कैथोड किरणें यांत्रिक दाब उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, तीसरा नंबर, कैथोड किरणों में अत्यधिक गति ऊर्जा होती है, इसी के कारण यह अधिक वेग से गति करती हैं। चौथा पॉइंट क्या है, कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। पांचवा क्या है बच्चों, कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, इसी कारण यह विद्युत क्षेत्र में एनोड की ओर मुड़ जाती हैं। छठा पॉइंट, यह किरणें चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। बच्चों सातवां पॉइंट, यह किरणें चमक उत्पन्न करती हैं। आठवां, यह किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। नवां पॉइंट, जब यह किरणें ठोस धातु पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। यह किरणें ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये इसके प्रॉपर्टी थे, गुण थे। चलिए बच्चों कैनाल किरणों की खोज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कैनाल मतलब धन किरणों की खोज किसने की थी बेटा, ये देखते हैं। कैनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने विद्युत विसर्जन नलिका में एक और छिद्र युक्त कैथोड तथा दूसरी ओर एनोड लगाया, जिसे एक बैटरी से जोड़ दिया और जिनमें उच्च ताप और निम्न दाब लगाया। जब इसमें बैटरी द्वारा उच्च विभव प्रवाहित किया गया तो कैथोड से ऋण आवेशित किरणें एनोड की ओर और एनोड से धन आवेशित किरणें कैथोड की ओर जाती हुई प्रतीत हुई, जो पीछे जाकर चमक उत्पन्न करती हैं। इसी को कैनाल या धन किरणें कहते हैं। बच्चों इसका डायग्राम आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रिक है, ईटा पर नाचे। तो ई से इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ना से न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। फिर समझिए, ईटा पर नाचे, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। आइए बच्चों इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कैनाल किरणों के गुण। कैनाल किरणों के गुण, कैनाल किरणें भी कैथोड किरणों की तरह सरल रेखा में एनोड से कैथोड की ओर गति करती हैं। ये किरणें भी यांत्रिक दाब उत्पन्न करती हैं। ये किरणें भी चमक उत्पन्न कर सकती हैं। ये किरणें धनावेशित किरणों से मिलकर बनी होती हैं। इस कारण यह विद्युत क्षेत्र में कैथोड की ओर मुड़ जाती हैं। ये किरणें भी चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। यह किरणें भी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। उसके बाद यह किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं। कैनाल किरणों के लिए E/N का मान नियतांक नहीं होता है। ठीक बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था। इसकी खोज विद्युत विसर्जन नलिका के प्रयोग द्वारा की थी। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण, इनका प्रतीक क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को E-1E0 या -1V0 से लिखा जा सकता है। आवेश इसका होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसको अप्रॉक्सी ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी बेटा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने सन 1919 में की थी। इसकी खोज रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी नाइट्रोजन के परमाणु पर कराकर की। इसका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, इसी वजह से इसके नाम प्रोटॉन दिया गया है। उदाहरण देखिए, ये बेटा अल्फा कण है, क्या है, और नाइट्रोजन पर बमबारी करा दी तो जिससे 1H1 प्राप्त हुआ, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। इसका परमाणु इसे P से प्रदर्शित करते हैं, किससे, P से। इसको 1H1 से भी कहते हैं, 1P1 से भी कहते हैं। इसका आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। इसका द्रव्यमान 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। जो न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। इसकी खोज के लिए चैडविक ने बेरिलियम के परमाणु पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, जिसके बाद कार्बन परमाणु और एक अज्ञात परमाणु मिला, जिसे चैडविक ने न्यूट्रॉन नाम दिया। उदाहरण जैसे ये क्या है बेटा,
ये है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम की क्रिया अल्फा कणों के साथ कराई गई थी, तो जिससे बेटा ये और ये प्राप्त हुआ। देखिए 4 2 6 6 इसका परमाणु क्रमांक प्राप्त हो गया, ये 0 है। और 4 9 4 13, यहाँ 12, तो यहाँ 1 हो गया, तो इसे न्यूट्रॉन नाम दिया गया। इसका प्रतीक क्या है बच्चों? N या N1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। 0 N1 से प्रदर्शित करते हैं। उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। द्रव्यमान इसका ये होता है बच्चा, इसको याद कर लें। नाभिक की खोज कैसे हुई बच्चों? आइए चलते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने सन 1911 में किया था। इसके लिए इन्होंने स्वर्ण की बहुत पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, जिससे एक कण ठोस की खोज हुई, जिसे नाभिक कहते हैं बच्चों। आज इसका डायग्राम देखते हैं। अल्फा कणों की बमबारी करा दी तो इससे कुछ निष्कर्षण निकाला। कुछ किरणें सीधी निकल गई, कुछ मुड़ गई, ठीक है, कुछ 180 पे वापस लौट आई। तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर निष्कर्षण क्या था बच्चों? कुछ किरणें जो सीधी रेखा में बिना मुड़े निकल जाए, तो अतः इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कुछ किरणें जो नाभिक के पास से निकली और वे किरणें थोड़ा सा मुड़ गईं, और इससे यह सिद्ध हुआ कि केंद्र पर कोई सूक्ष्म भारी धनावेशित भाग है। कुछ किरणें जो नाभिक से सीधे बीच से गुजरी और वह 180 के कोण पर वापस आ गईं। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु के बीच में धनावेशित भाग जो बहुत दृढ़ और ठोस है। आइए बच्चों, नाभिकीय परमाणु मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मॉडल के अनुसार परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र में स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु के नाभिक के चारों ओर गोलीय कक्षा होती है। इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसी कारण इसे नाभिकीय परमाणु मॉडल कहते हैं। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट इसका पढ़िए। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, ठीक उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में गति करते हुए, अतः इन्हीं ऊर्जा भी अलग अलग होती है, मतलब इनकी ऊर्जा भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नाभिक के पास वाली कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होती है और इलेक्ट्रॉन की गति अभिकेंद्र तथा अपकेंद्र बलों से नियंत्रित होती हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने 1904 ईस्वी में परमाणु का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया। इसी मॉडल को थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। जिस प्रकार तरबूज के लाल द्रव के बीच धंसे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार थॉमसन के परमाणु मॉडल में धन आवेशित द्रव के बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। जैसे ये है तरबूज है, ये सब क्या है बेटा? धन आवेशित द्रव हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, बीच में मान लिया केंद्र हो गया, नाभिक जिसे हम लोग कहते हैं ना धन, ये सब क्या है? ये धन आवेशित भाग। जैसे तरबूज में लाल द्रव में बीच धंसे होते हैं, वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। ये क्या है? थॉमसन का परमाणु मॉडल, नोट कर लो। चलिए बच्चों, बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है? इनके अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेकों गति कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अतः इन्होंने बताया कि चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इनका दूसरा पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इन्हीं कक्षाओं को स्थायी कक्षक कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? इन स्थायी कक्षकों को ही कोष कहते हैं, जिन्हें KLMN या 1 2 3 4 से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बच्चों, स्थायी कक्षक का कोणीय संवेग का मान ये होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद जहाँ J क्या हो? कोणीय संवेग, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V इलेक्ट्रॉन का वेग है, स्मॉल वेग है, R क्या दूरी, N क्या कोषों की संख्या, H क्या प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ये होती है 14 जूल सेकेंड। 34 होता है बेटा यहाँ पर। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा का सूत्र निम्नलिखित होता है, यह आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, जिसमें इसका मान आपको दिया गया है। R क्या रिदबर्ग नियतांक, C क्या प्रकाश की चाल, परमाणु क्रमांक और ऊर्जा होती है। के बाद बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। इस सिद्धांत के अनुसार केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म परमाणु एवं आयनों के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या किया जा सकता है, लेकिन बहु इलेक्ट्रॉनों के लिए नहीं की जा सकती है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? इस सिद्धांत के द्वारा जीवन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती है।
उसके बाद बच्चों न्यूक्लियॉन क्या होता है? परमाणु नाभिक के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होती है बच्चों? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर पी होता है, जेड बराबर ई होता है। आयन की नहीं होता, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद परमाणु भार क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को परमाणु भार कहते हैं या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आगे देखिए, बोरबरी के इलेक्ट्रॉनों के विन्यासों की परिकल्पना कैसे होती है? विन्यास कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2n², तो आप बेटा सबके मान रखेंगे। जैसे के लिए n का मान 1 होता है बेटा, n का मान 1 होगा, इसके लिए 2 3 4। n का मान अगर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2, तो बेटा इसमें एक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही सबका निकाल लेंगे हम। किसी तत्व के प्रथम कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये कुछ बोरबरी के नियम थे। प्रथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद दूसरे और तीसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तथा अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये नियम था जब बाहु का नियम नहीं आया था, बहुत पहले का नियम था ये। उसके बाद बेटा अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन उससे पहले के कोष में भरे जाते हैं। जैसे अंतिम कोष में 2 है तो बाकी इलेक्ट्रॉन ये इसमें भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? जब तक इसमें 18 नहीं हो जाता। जैसे 18 हो जाएगा फिर इसमें इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करने के नियम बताइए। ये कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो इसके आंसर क्या होगा? ब्लॉक कैसे बताएंगे? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष या SP, DF में जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। S में जाए या B में या D में या F में। S में जाता है S ब्लॉक, P में जाता है P ब्लॉक, D में जाता है D ब्लॉक, या F में जाता है तो S ब्लॉक होगा या F ब्लॉक होगा। आवर्त क्या होता है? जिस तत्व में जितने कोष होते हैं वह उसकी आवर्त संख्या कहलाती है। ये आप नियम याद रखिएगा। वर्ग, यदि किसी तत्व के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका वर्ग 0 होता है। यदि किसी तत्व के अंतिम कोष अपूर्ण होता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही वर्ग कहलाती है। यदि ब्लॉक S या P हो तो वर्ग के बाद A लिखते हैं। यदि D और F है तो B लिखते हैं वर्ग के साथ। यदि किसी तत्व का अंतिम 2 कोष अपूर्ण होते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन उन्हें जोड़कर, मतलब अंतिम 2 कोषों को जोड़कर उनमें से 8 घटाने पर जो बचता है वो उसकी वर्ग संख्या कहते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।